हर बंदा जो है जिसको कमर दर्द है वो एमआरआई की तरफ, और इवन डॉक्टर्स भी जो है वो फ़ौरन एमआरआई की तरफ जाते हैं। कौन सी कमर दर्द और कब हमें एमआरआई की तरफ जाना चाहिए? हर दूसरे बंदे का मसला आजकल कमर दर्द का रीज़न है उसकी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत सी चीज़ें हैं। और जैसे ही किसी पेशेंट को कमर के दर्द का मसला होता है तो हमारे माशरे में चीज़ बड़ी आम है, अक्सर लोग कह देते हैं जी अपना एमआरआई करवा लें। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमने पेशेंट को कब एमआरआई की तरफ लेके जाना है। देखिए, दिस इज़ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई मसला नुकसान नहीं होता, बस स्टिल मरीज़ को इसके ना पेमेंट करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल इलाज महंगा है, तो इस सिलसिले में अगर आपने एमआरआई एडवाइस करना है किसी भी डॉक्टर ने, किसी न्यूरो सर्जन ने, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि क्या वो एमआरआई पेशेंट के लिए जस्टिफाइड है, क्या उस पेशेंट के लिए ज़रूरी है। तो आपका सवाल का जवाब देता जाऊं कि हर कमर दर्द में हमने एमआरआई एडवाइस नहीं करना होता। सर, इसमें बहुत सारी मिथ्स हैं। क्या हमें सिम्टम्स को नहीं देखना चाहिए पहले? हम भी ओपीडी करते हैं, वो ओपीडी में आया, पेशेंट आया, नॉर्मल प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, आपने फ़ौरन उसने कहा जी मेरी कमर दर्द है, हमने उसको शायद फिज़िकल एग्जामिन भी नहीं किया, सिम्टम्स भी कोरिलेट नहीं की, हमने कह दिया कि जी आप जाएँ एमआरआई करा के आए। एमआरआई की सिग्निफिकेंस या स्पेसिफिसिटी हम जिसे रिसर्च में कहते हैं वो कितनी है डायग्नोसिस में? गुड क्वेश्चन। सो आज मैं चीज़ इसको क्लियर कर दूँ, नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स बट द पेशेंट, दिस शुड बी, द पेशेंट शुड बी अवेयर। आज का जो प्रैक्टिस है मेडिसिन की, दैट्स अवेयरनेस मेडिसिन। मरीज़ को इतना हम एजुकेट कर दें कि मरीज़ को पता हो कि किस मसले के लिए कब मैंने डॉक्टर से रब्ता करना है। ऐसा नहीं है कोई मसला हो तो वो डॉक्टर के पास चला जाए या न्यूरोसर्जन के पास चला जाए। तो आज मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि अगर किसी मरीज़ को कमर में दर्द है तो ये सिर्फ सिम्टम काफ़ी नहीं है एमआरआई करवाने के लिए। अगर आपने न्यूरोसर्जन को चेक करवाना है या ऑर्थोपेडिक सर्जन को चेक करवाना है या आपने कमर की कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है या एमआरआई की तरफ जो स्पेसिफिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो तब जस्टिफाइड है अगर किसी पेशेंट को कमर से दर्द चल रही है और वो टांग में जा रही है, और टांग में भी स्पेसिफिक ख़ास जगह है, अंगूठे में आ रही है या एड़ी की तरफ आ रही है। ये दो कॉमन जगह हैं मोहरों की, लंबर स्पाइन की, जहाँ पे डिस्क स्लिप का मसला होता है और पेशेंट को दर्द शुरू हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को कमर में दर्द है और वो रेडिएटर मतलब जा रही है नीचे टांग की तरफ, जिसमें अंगूठे की तरफ या एड़ी की तरफ, या मरीज को साथ में सुनपन का मसला है, उसके ये स्पेसिफिक पूरा पाँव नहीं या पूरी टांग नहीं, कुछ फिंगर्स या एक दो फिंगर्स, डर्माटोमाइटोम, स्पेसिफिक अगर सुनपन हो रहा है या पेशेंट को पखाने पेशाब के कंट्रोल में कोई मसला हो रहा है या पखाने पेशाब की जगह सुन हो रही है, फिर आपने किसी न्यूरोसर्जन को चेक करवाना है, स्पाइन सर्जन को चेक करवाना है, और फिर आपने डिसीजन लेना है कि यू शुड गो फॉर द एमआरआई। तो ये इंडिकेशन है, हर कमर दर्द में आपने एमआरआई नहीं करवाना। सर, अगर नहीं करानी तो फिर इसका अल्टरनेटिव या उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं कि पेशेंट को क्या करना चाहिए? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी पेशेंट को बैक एक है तो उसको ये डायग्नोस करना चाहिए कि क्या उसने कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन तो नहीं की, कोई एक्टिविटी तो नहीं की, कोई वज़न उठा लिया है, या उस बंदे ने कोई लाइफस्टाइल उसका ऐसा है, ज़्यादा देर स्टैंडिंग है या सिटिंग हो गया तो बैक एक हो सकती है। ही जस्ट टुक सम मेडिसिन, कोई पेन किलर ले ले, मसल रिलैक्सेंट ले ले, आजकल ईजिली अवेलेबल है, जरूरी नहीं कि आपने हर मसले के लिए डॉक्टर को चेक करवाना। 3 days बेड रेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बेड रेस्ट कितना करना है। तो 90% 72 आवर्स के अंदर ये पेन सेटल हो जाती है इफ़ इट इज़ मस्कुलर। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करता जाऊँ कि अगर आपको कभी भी कमर के दर्द का मसला होता है तो आपने 3 दिन से ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना, बिकॉज यू आर ऑल्सो डॉक्टर, यू आर ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ द फिजियोथेरेपी। तो आप भी इस तरह जानते होंगे कि जब हम पेशेंट को ज़्यादा बेड रेस्ट एडवाइस कर देते हैं तो उसके जो मसल्स हैं वो स्पैज्म, आम जबान में कहें तो पट्टे अकड़ जाते हैं, तो बेड रेस्ट उल्टा भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ सिंपल पेन है, बेड रेस्ट करे, मेडिसिन ले, तो सर लाइफस्टाइल अपना बेहतर करे तो उससे 90% सेटल हो जाती है। बट इफ इट्स नॉट सेटलिंग विद द गुड पेन किलर्स और रेस्ट, then you need to diagnose it,
फिर आपको उसे डायग्नोस करना पड़ेगा। लेकिन सर हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, आपके पास भी आते हैं कि जी वो 3-3 हफ्ते से 4-4 हफ्ते से इवन 2-2 मंथ्स से वो बेड रेस्ट पे होते हैं, साथ मसल रिलैक्सेंट या पेन किलर्स चल रही हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि 3 दिन से ज़्यादा उसको बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों? यस जैसे मैंने पहले बताया, अगर 3 दिन से ज़्यादा बेड रेस्ट करेगा तो जो पट्टे उसके अकड़े हुए हैं वो और अकड़ जाएंगे। बेसिकली जो कमर की दर्द है वो 3 वजूहात की बिना पे हो सकती है। हमारे कमर के स्ट्रक्चर में अल्लाह ने जो मोड़े बनाए हैं उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। या तो वो हड्डी है, बोन, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं, या वो मसल है, पट्टे, या नर्व है, जो कि कह लें कि करंट वाली नाली कह लें, हम नर्व है। तो इन 3 वजूहात की बिना पे कमर की दर्द हो सकती है। 90% द पेन इज बिकॉज ऑफ मसल स्पैज़म। अब अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है और हम उसको देखते हैं कि उसको सिर्फ कमर में दर्द है और कोई टांग में रेडिएटर नहीं कर रही, तो मैं सिंपल उसे मसल रिलैक्सेंट दूंगा, फिजियोथेरेपी की तरफ रेफर करूंगा, बेड रेस्ट दूंगा और पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मसला ये है, मरीज समझता है कि मैं एक दिन में ठीक हो जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले बीमारी का पता चलना चाहिए, फिर उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। बंदे को ना डॉक्टर पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए कि मैं हाँ ठीक हो जाऊंगा। और एक चीज़ यहाँ पे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी जो शिफा है वो डॉक्टर नहीं देता, दवाई नहीं देता, अल्लाह की ज़ात देती है। शिफा डॉक्टर अल्लाह अपनी उसके कह लें कि जो उसको नॉलेज अल्लाह ने दिया उसके बिहाफ पे कोशिश करता है और उससे शिफा। अब कमर में दर्द है, सिर्फ वही है, कोई और साइन सिम्टम नहीं आ रहा, यू कैन गिव द ओनली पेन किलर। बट अगर वो पेन ज़्यादा देर से हो गई है तो देन वी कैन गो फॉर द सिंपल एक्सरे। हम एक्सरे करके देख लेते हैं। अगर पेशेंट को वार्निंग साइन नहीं आ रहे, अगर उसकी कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है या इस तरह कोई हिस्ट्री नहीं है, जस्ट उसको विदाउट किसी रीजन के पेन हो रही है, तो फिर हम फौरी एक्सरे भी नहीं कराते। एग्जैक्टली। तो एक्सरे में हम बोन को देख सकते हैं, और अगर पेशेंट सिम्टम्स शो कर रहा है, कोई कमर की दर्द है जो कि टांग में जा रही है, या सुनपन हो रहा है और ये क्रॉनिक हो गया, ज़्यादा चल गया, और जो मेडिकल मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो पहले पेशेंट को एडवाइस किया वो नहीं चल रहा, देन वी गो फॉर द एमआरआई। सर एक और इसमें बहुत जो मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि ज़ाती, वो ये है कि पेशेंट की एज स्पेसिफिसिटी रिगार्डिंग एमआरआई, कि किस एज में हम मोस्टली देखते हैं कि आप इसको ज़रा इलेबोरेट कर दीजिए कि एक जो एमआरआई की एज स्पेसिफिसिटी है, यानी कि जो यंग लोग हैं उनमें, और जो आफ्टर 50s अगर एमआरआई कराते हैं, चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारी जो लोग मेल प्रैक्टिस या प्रैक्टिस सही नहीं कर रहे और सर्जरी अनडू सर्जरीज कर रहे हैं, वो मोस्टली आफ्टर 50s वो एमआरआई कराई, डीजनरेशन चेंजेस आई, आपने उसको सीधा सर्जरी की तरफ कह दिया। तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। वंडरफुल क्वेश्चन। सो बेसिकली हमने एक चीज़ डिसाइड करनी है कि एमआरआई इज़ नॉट एज रिलेटेड। आपने पेशेंट का एमआरआई तब एडवाइस करना है जब पेशेंट को ज़रूरत है। ज़रूरत कब है? जब पेशेंट को बैक एक बहुत सवीर हो रहा है, रेडिएट कर रही है, मतलब टांग की तरफ जा रही है, या वहाँ पे सुनपन हो रहा है, तो हम एमआरआई करवाएंगे। जब पेशेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको नहीं हो रहा तो देन वी गो फॉर द एमआरआई। अब एमआरआई जब करवाते हैं तो 90% क्या होता है जी कि उस एमआरआई के अंदर डिस्क स्लिप आ जाती है, जैसे डिस्क का हिल जाना, या डीजनरेटिव एज के रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एवरी डीजनरेटिव स्पाइन इज़ नॉट एज रिलेटेड। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल हैज़ बीन चेंज्ड। यस, वी आर लिविंग इन फ्लैट्स, सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो डीजनरेशन मीन चेंजिंग, एज से रिलेटेड नहीं है। किसी एज में किसी को भी स्पाइन के अंदर डीजनरेशन हो सकती है, नंबर 1। यानी कि नंबर 2, सर इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर दूं आपकी बात को, शायद हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो बड़ी कॉमन लैंग्वेज समझते हैं कि जो आपके जिस्म ने बुढ़ापे की तरफ जाना है, तो स्पाइन जो है वो शायद किसी बंदे का 30 साल की एज में भी शायद वो 50 ईयर्स का स्पाइन हो सकता है, ड्यू टू उसकी लाइफस्टाइल। आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, मैं सिर्फ क्लियर करूंगा कि डीजनरेशन इज नॉट एज रिलेटेड। डोंट कंपेयर दैट थिंग विद एज। डीजनरेशन इज अ प्रोसेस। यस, किसी को भी किसी एज में हो सकता है। अब उसकी रीजन बेशुमार है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये बुढ़ापे वाली कमर हो गई। नो,
आप कहेंगे कि इसके अंदर वियर टियर मैकेनिज्म हो गया है या इसके अंदर कुछ चेंजिंग आ गई है। अब इसमें ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब जो डॉक्टर है, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू ट्रीट यू, जिसके पास आप गए ओपिनियन के लिए, ना तो वो एमआरआई को ट्रीट करे ना Yes. वो रिपोर्ट को ट्रीट करे, वो मरीज को ट्रीट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं आप अब रिपोर्टिंग की तरफ आते हैं। मसलन रिपोर्टिंग नॉर्मल जो एमआरआई की हमारी रिपोर्टिंग होती है उसके ऊपर लिखा होता है माइल्ड डिस्क बल्ज। ओके अब पेशेंट को नहीं पता कि यार ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो पहला लफ्ज़ वो डिनाइल में चला जाता है, वो देखता ही नहीं है। ओके 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 सम हमारे जो डॉक्टर्स हजरात भी हैं, हमारी अपनी फील्ड के लोग जो हैं, वो भी उसको वो पढ़ने शायद नहीं देते। वो कहते हैं जी ये देखें जी ये डिस्क बल्ज जिसके ऊपर लिखा हुआ है। ओके तो इसको ज़रा इलेबोरेट कीजिएगा कि माइल्ड का क्या मतलब है, मॉडरेट का क्या है और सीवियर का क्या है। यस। जब कभी भी पेशेंट का एमआरआई हो गया, मैं तो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि किसी ने चेक किया हुआ है और उसने एमआरआई एडवाइस कर दिया और उसमें डिस्क का मसला आ गया है, या रिपोर्ट में लिखा हो जी आपकी डिस्क हर्निएट कर गई है, उनको ऑपरेशन कह दिया गया है, तो मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं पहले पेशेंट का एमआरआई नहीं देखता, ना उसकी रिपोर्ट देखता हूँ। मैं पेशेंट को क्लिनिकली देखता हूँ कि पहले मैं ये डिसाइड करता हूँ क्या इस पेशेंट की जो कमर की दर्द है या टांग की दर्द है उसमें एमआरआई कराने की ज़रूरत थी। बिकॉज जब भी मैंने कोई टेस्ट एडवाइस करना है तो मैंने ये देखना है कि क्या वो इंडिकेटर था, उसकी ज़रूरत थी। ओके अगर मुझे लगे कि हाँ एमआरआई की ज़रूरत थी, देन आई आस्क देम कि मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा, एमआरआई दिखा दें। मैं तब भी रिपोर्ट नहीं पढ़ता, बिकॉज इफ आई रीड दैट रिपोर्ट पढ़ूंगा मेरा दिमाग सारा उधर चला जाएगा। सर आई विल नॉट। इसमें आपकी प्रैक्टिस कैसे चलती है? देखिए बहुत प्रैक्टिस चल जाती है। प्रैक्टिस एथिक्स इज एवरीथिंग। तो सर हमारे यहाँ तो यही चल रहा है ना आमतौर पे। आई एग्री विद यू। जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो यू हैव टू थिंक दैट योर फैमिली मेंबर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, इट्स मी। मेरे साथ मसला होगा तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं अपना इस कमर दर्द के लिए एमआरआई कराऊंगा? और हाँ अगर मैंने एमआरआई करवाया और मेरी डिस्क का मसला है तो क्या मैं उसकी सर्जरी करूंगा? इफ वो चीज़ जो चीज़ मैं अपने लिए नहीं कर रहा मैं अपने पेशेंट के लिए कैसे कर रहा हूँ? सर ऐसी सो इट्स अप टू यू। अब पेशेंट मेरे पास आ गया, उसने रिपोर्ट पढ़ लिया, ही इज सो मच वरीड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल द पेशेंट नथिंग टू वरी। आज के दौर में साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अवेलेबल है और बहुत से मुल्कों से बहुत अच्छा अवेलेबल है। क्योंकि सर माइल्ड डिस्क बल्ज तो मेरा ख्याल है कि जो हमने देखा है हमारी ओपिनियन में कि 20s के बाद माइल्ड डिस्क बल्जेस तो शुरू हो जाते हैं। यस यस। तो अगर माइल्ड डिस्क के साथ आपकी सिम्टम नहीं आ रही, मसलन हमने वो स्पाइन भी देखे हैं यस एमआरआई में कि जिसमें आपके मल्टीपल डिस्क बल्जेस हैं यस और मॉडरेट टाइप के हैं, यस, बट उनकी सिम्टम कोई नहीं है, ना पेशेंट रेडिएट कर रहा है ना उसकी नमनेस है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट। आपने मरीज का इलाज करना है, एमआरआई का इलाज नहीं करना, रिपोर्ट का इलाज नहीं करना। क्योंकि जब हम उन्हें कहते हैं कि भाई आपको भी ऑपरेशन की या इसकी ज़रूरत नहीं है शायद क्योंकि आपकी सिम्टम नहीं है, आपकी कोई रेडिकुलोपैथी नहीं है, नमनेस नहीं आ रही, कोई आपके पेशाब खाने का कंट्रोल ठीक है, तो वो पेशेंट भी डाउट हो जाता है कि यार वो तो मैं कुछ और लेके आया सी तो कुछ और हो गया। अच्छा मैं इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, किसी पेशेंट को टांग में दर्द जा रही है, नमनेस हो रही है या कोई और मसला भी हो गया और एमआरआई के अंदर भी आ गया, फिर भी आपने सर्जरी के बारे में पहले नहीं सोचना।